खालसा एडवोकेट अकील अहमद साहब, हाजी शेख बुरहान पहलवान साहब जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सैयद मोइन साहब रियासती सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोर कमेटी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान, औरंगाबाद से तशरीफ लाए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, शेरनशीन बदश्री फरमा मौलाना महफूज रहमान साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इब्राहिम खान साहब सदर शहर हिंगोली और दीगर अतराफ अखलाक से आए हुए अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सुदूर मोतमदीन, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आप इस जलसे को कामयाब करने के लिए तशरीफ लाए। आप तमाम की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का एक पैगाम दे रही है, इस बात का सबूत पेश कर रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप तमाम की बेपनाह मोहब्बत का एक मुजाहरा यहाँ पर हो रहा है। आप तमाम की यहाँ पर हजारों की तादाद में मौजूदगी इस बात का पैगाम दे रही है कि मजलिस आपकी आवाज़ है, आपकी पहचान है। हजारों की तादाद में यहाँ पर नौजवानों का इस जलसेगाह में शिरकत करना और अपने जज्बात का इजहार करना, वो इस बात का पैगाम दे रहा है तमाम सियासी पार्टियों को महाराष्ट्र के कि अब जो नौजवान हैं वो अपने जज्बात की तर्जुमानी, अपने ख्वाबों को पूरा करने के उम्मीद किसी से लगाए बैठे हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने इस जलसे में शिरकत करके अपनी जमात की मजबूती का ऐलान किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सबसे अहम है, जिसके ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की असेंबली में मेरी एक तकरीर के ऊपर पूरी महाराष्ट्र की असेंबली एक हो गई, पूरी महाराष्ट्र की असेंबली, और वारिस पठान को सस्पेंड कर दिया गया कि तुम अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो वारिस पठान नहीं बोले तो बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी सब एक हो गए, माने एक हो गए। इनमें इख्तलाफ तो बहुत है मगर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर पूरे एक हो गए। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि चलो मेरे नाम से तो तुम एक तो हो गए। अब मैं हिंगोली के आवाम से पूछना चाहता हूं, इस जलसे में बैठे हुए फर्जंदाने तौहीद से इल्तिजा कर रहा हूं, बल्कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मैं इस जलसे में मौजूद बाबा साहिब अंबेडकर के नाम लेवा हमारे दलित भाइयों से अपील कर रहा हूं कि जब आप देख रहे हैं कि विधानसभा में एक हो सकते तो क्या दलित और मुसलमान इन ताकतों से मुकाबला करने के लिए आप एक होंगे या नहीं होंगे? मेरे भाई, आज आपको एक होना है, अपने दलित भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना ने वारिस के खिलाफ एक्शन लिया। मैं जानता हूं उनकी आइडियोलॉजी को सारी दुनिया जानती है, मगर मुझे इस बात का जो हमेशा से शक था वो पूरा हुआ
कि कांग्रेस ने भी अपना असली हिंदुत्व का चेहरा जाहिर कर दिया। एनसीपी ने अपना असली सेकुलरिज्म का चेहरा उसका बेनकाब हो गया। और मैं जब ये जुमला कांग्रेस के बारे में कहा और आपका ये नारे मारकर ये कहना इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी के और शिवसेना और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। एक सामने से छुरी मारता तो एक पीठ पर मारता। इसीलिए वारिस पठान को सस्पेंड किया गया। मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछता हूं, बताओ तुम में और बीजेपी में और शिवसेना में क्या फर्क है? बताओ तुम में और बीजेपी शिवसेना में क्या फर्क है? तुम नेहरू की लिबरलिज्म की बात करते, ये शिवसेना आरएसएस हेगडेवर गोलवालकर की बात करती है। अरे तुम नेहरू का नाम लेकर हमको 70 साल से धोखा देती आए। आज तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया जब तुमने महाराष्ट्र के असेंबली में वारिस पठान को इसलिए सस्पेंड किया, बल्कि सस्पेंड करने का मामला पेश किया कांग्रेस के लीडर ने, कहा कि वारिस को निकाल कर फेंक दो। अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में ये कांग्रेस के लोग जो मायूस हो चुके हैं कि अब वो असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस को नहीं रोक सकते, ये मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरे अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरी सोच का मुकाबला नहीं कर सकते, ये मैं इतिहास का पैगाम दे रहा हूं इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरे दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। तो इनके पास एक ही बात आ गई, वही पुराना पिक्चर का डायलॉग, मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। कोई मिलावट नहीं है, मिलावट तो तुम में है कि तुमने वहां पर महाराष्ट्र के असेंबली में वारिस पठान को सस्पेंड करवाकर बता दिया कि तुम्हारा असली चेहरा यह है कि तुम गोलवालकर को और सावरकर के नाम देवा है। तुम में नेहरू की सोच आज इतनी भी बाकी नहीं है। अगर है तो बताओ, माफी चाहो कि तुमसे गलती हुई कि तुमने वारिस पठान के सस्पेंशन का मोशन मूव किया। प्रूव करो उसको, मगर इस पर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आ गया शेर आ गया, सुनो। ये बात सुनिए भाई, नारा मारेंगे मेरी तकरीर के इख्तिताम से पहले इंशाअल्लाह ताला। अच्छा नारा मारेंगे, आप बैठिए आराम से। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं उसको जरा सब्र से सुनिए। मैं ये चाहता हूं कि जब आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं आपको कुछ एक सोच और फिक्र देकर यहाँ से रवाना करूं। जो आपके सीने में सवालात हैं उसका जवाब आपको देकर जाऊं, ताकि आप जब यहां से उठकर जाएं तो आप ये पैगाम लेकर जाएं कि हाँ, अब वक्त की जरूरत है कि हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज हमने अपनी जमात के जलसे में बैठकर ये बात को सुना कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बका के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में भी हमारी एक आवाज रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक इल्जाम मजलिस पर लगाया जाता है कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बात करती है, मजलिस सिर्फ इमोशनल बात करती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जज्बात और इमोशन को बाजू रखता हूं। मैं कांग्रेस और एनसीपी से पूछना चाहता हूं, 2009 से 2014 तक मरकज में आपकी हुकूमत रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आपके वजीर आजम रहे।
आपने 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स को निशानदेही की, 90 जिलों की, जिसमें महाराष्ट्र के भी 4 जिले थे, जिसमें हिंगोली भी था, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग जो सुबह उठते आंख मलने से पहले बोलते ओवैसी, खाना खाने से पहले बोलते मजलिस, दोपहर में पेट में डालने से पहले बोलते मजलिस, दिन में मजलिस के नाम का वजीफा पढ़कर चलते हैं और सोते भी मजलिस का नाम लेके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10 साल आपकी हुकूमत थी, जिले हिंगोली में माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में, मेरा सवाल कांग्रेस और राष्ट्रवादी से है, और आप लोग जब मैं पूछूंगा तो आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे मित्रों वजीर आजम हर जगह जाते और जाकर पूछते भाइयों बहनों ये हुआ, ठीक है। आप सुनिए, क्या हिंगोली में इंदिरा आवास योजना के तहत अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन शामिल हैं, क्या हिंगोली के इन 5 अक़लियतों को 2857 हाउसेस मंजूर हुए? किसी को घर मिला? जोर से बोलो भाई। आपको मालूम 75 करोड़ रुपए जिले हिंगोली के हेडक्वार्टर को आ गए। 75 करोड़ रुपए ये कहां गए? कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले किधर गए? कहां गए? किसके जेब में गए? किसके घर में गए? मगर हमारे घर, हमको घर नहीं मिला, हमारे घर में चिराग नहीं जला। ये फकीर थे, ये बढ़ते बढ़ते करोड़पति हो गए और हम एक घर के लिए तड़पते रहे। 2857 घर मंजूर हुए, 75 करोड़ रुपए जिले को आए, एक घर नहीं बनता। क्या किया हुकूमत किए 10 साल? रोज में मुझे गाली देते, ये मिला हुआ है, मिला हुआ है, ये इनसे मिला हुआ है, उनसे मिला हुआ है। मेरे भाई, मेरी शादी हो गई, अब कोई फ्यूचर नहीं है मेरा उस मामले में। एक कोई परेशान है, अब आप मेरे बारे में छोड़ो, मेरी दरियाफ्त मत करो, मैं ऑलरेडी हो चुका हूं। आपके पास जिनकी नहीं हुई उनकी तो कराओ ना, उनकी नहीं कराते, हमारे पीछे पड़े हुए। ठीक है, 4 कर सकते मगर एक में ही परेशान। ये घर कहां गए फिर? ये घर नहीं मिलते। आपको मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं, एक बॉयज हॉस्टल की सैंक्शन हुआ, 3 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए थे। कब दिए गए थे? 2012 में। अब 2016 है, हिंगोली और कलमनुरी में क्या बॉयज हॉस्टल बना? क्या कर रहे राष्ट्रवादी वालों? राष्ट्रवादी कांग्रेस को बोलेंगे, अरे उन्होंने बोलेंगे 3 करोड़ 10 लाख, हम 75 करोड़ हजम कर लिए, ये 3 करोड़ 10 लाख क्या? पानी मिया कनाल में तो साहिब बोले मुद्दू क्या? ये 3 करोड़ 10 लाख का बॉयज हॉस्टल कहां है? तीसरा सवाल, प्राइमरी स्कूल में बैतुल खला, 40 बैतुल खला बनना था प्राइमरी स्कूल में। अगर यहां पर कोई टीचर है तो आप जाकर चेक करके बताइए कि क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ। एडिशनल क्लासरूम, लेबोरेटरी मिडिल स्कूल में
खैरो आवाज से आवाज बोलता ये खामोश। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, इसके लिए 5 करोड़ 65 लाख दिए गए, 2013 में दिए गए, एक भी काम नहीं हुआ। आप मुझको गाली देते, मैं जज्बाती हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं आतंकवादियों का दोस्त हूं, मैं राष्ट्रवाद नहीं हूं, मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं। अरे ठीक है, सब चीज सही है, तुम दूध के धुलधुले हुए हो, तुम राजा हरिश्चंद्र की जायज औलाद हो। ये काम क्यों नहीं हुआ मेरे को बताओ, ये काम क्यों नहीं हुआ? 10 साल तुम्हारी हुकूमत रही और पैसा आ गया। अब आप देखिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल हिंगोली में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एकेडमिक बिल्डिंग को तामीर करना, वर्कशॉप बनाना, लेबोरेटरी बनाना, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? ये बताओ, ये काम कौन करना था? पैसा तो दिल्ली से आ गया, मगर यहां आते आते कहां चला गया ये हमको नहीं मालूम हो रहा। हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे को हॉस्टल की जरूरत है, स्कूलों में टॉयलेट की जरूरत है, क्लासरूम की जरूरत है, ये तमाम चीजें, मगर पैसा आया किधर गया नहीं मालूम। और फिर कांग्रेस वाले बोलते कि हम सेकुलर नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं महाराष्ट्र के सदर को, मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस के महाराष्ट्र के सदर को। बाजू नांदेड़ है, देवगांव में और चिकलबोरी में हमारे दलित भाई बाबा साहिब अम्बेडकर का जुलूस निकालना चाहते थे, तो वहां पर दलितों को पत्थर फेंक कर मारा गया, पीटा गया, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। नांदेड़ की पुलिस ने 400 लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक किया। क्या कांग्रेस के कोई लीडर गए वहां पर? क्यों नहीं गया? सैयद मोइन गए, सैयद मोइन गए, जाकर दलित भाइयों से कहा डरने की जरूरत नहीं है। एसपी साहब से मुलाकात की और कहा कि ये क्या बात है कि हमारे दलित भाई बाबा साहिब अम्बेडकर का जुलूस निकालना चाहते थे, उनको मारा गया, पीटा गया। आपके पुलिस के वर्दी के यूनिफॉर्म में हमारा ऑफिसर जख्मी हुआ। तो एसपी साहब ने कहा कि बात सही है, हम एक्शन लेंगे। मगर बाद में 4 दिन के बाद उन दलितों के ऊपर डकैती का मुकदमा आयद हो गया। पैसे लूटे गए। मुसलमान दलित के पास कौन सा पैसा लूटने को है? आप तो हमारा लूटते गए। दलितों को 5000 साल से तुमने लूटा। तुम असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते कि तुमने नारा नहीं लगाया। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जो मेरी जबान पर एतराज करते हैं, बताओ हिंदुस्तान में 16,000 जातें किसने पैदा की? हिंदुस्तान में 16,000 जातें किसने पैदा की? ओवैसी ने पैदा की या तुमने पैदा की? ये तुम्हारी मोहब्बत है। हम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मुतालबा करते हैं कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आप अपने एक मिनिस्टर को भिजाओ देवगांव में, चिकलबोरी में। दलितों का समाजी बायकाट किया जा रहा है वहां पर। क्या ये बाबा साहिब अम्बेडकर से मोहब्बत है? बीजेपी वालों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते कि मैं बाबा साहिब अम्बेडकर का भक्त हूं। अगर बाबा साहिब के भक्त है मिस्टर मोदी आप, तो देवगांव और चिकलबोरी में ये दलितों पर जुल्म किया जा रहा है, समाजी बायकाट किया जा रहा है, सोशल बायकाट किया जा रहा है, उसको बंद करने की जरूरत है। जो समाजी बायकाट कर रहे, पुलिस को लेकर आओ, मारो उन बदमाशों को, जेल में डालो उन लोगों को जो दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। याद रखो, अब महाराष्ट्र में न मुसलमान के जुल्म पर खामोशी बैठी जाएगी, न दलितों पर जुल्म पर खामोशी बैठी जाएगी। मजलिस आवाज उठाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी। अगर इन दलितों से इंसाफ नहीं होगा तो नांदेड़ में सैयद मोइन भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। ना कांग्रेस
ना बीजेपी ना शिवसेना कुछ बोलती इनके बारे में, मगर सब दौड़ते बाबा साहिब अम्बेडकर वहां ऐसा करेंगे। मगर आज दलितों पर जुल्म हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं की जाती। तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मालेगांव का बम ब्लास्ट 2006 में हुआ, 32 लोग मारे गए। और संघ परिवार की जानकारी के लिए कह रहा हूं, वो 32 लोग इंडियंस थे। 100 लोग जख्मी हुए। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, 10 के करीब लोग मारे गए, 50 के करीब लोग जख्मी हुए। अब यहां पर आप देखो सियासी पार्टियों का असली चेहरा। ये बार बार बोलते मजलिस पर तनकीद करते, मजलिस ऐसी है मजलिस वैसी है। जब 2006 का बम ब्लास्ट हुआ, मैं जाकर उस वक्त के जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उनसे पूछा कि भाई ये हम तमाम मुसलमानों के डेलीगेशन में आए हैं, आपसे मुतालबा करने को आए हैं कि मुसलमान बम ब्लास्ट नहीं कर सकता। तो वहां पर एक डीजीपी साहब थे उस वक्त, वो बीच में आड़े आके बोले, मिस्टर ओवैसी यू डोंट नो वी हैव कॉन्क्रीट एविडेंस टू कन्विक्ट दिस फेलोज। मैं उनकी तरफ देख के बोला, साहब आप तो बोल रहे हैं कॉन्क्रीट एविडेंस है, मगर कॉन्क्रीट सीमेंट होता है, एविडेंस नहीं होता। आपका एविडेंस झूठ पर मुबन्नी है। और हम आपसे यहां बैठकर बोल रहे हैं कि मुसलमान न मस्जिद के सामने बम ब्लास्ट कर सकता, न मुसलमान होते हुए मंदिर के सामने बम ब्लास्ट कर सकता, न मुसलमान किसी इंसान को मार सकता। अगर जो मुसलमान है वो जुल्म नहीं कर सकता, जो इस्लाम के पैगाम को भूल जाता, हाँ वो जानवर बन जाता है, जालिम बन जाता है, वो आईसिस ज्वाइन कर लेता है। मगर हम मुसलमान होते हुए ना मुल्क से गद्दारी कर सकते हैं, ना अपने मस्जिदों में बम रख सकते हैं, ना किसी के मंदिर के सामने कुछ गड़बड़ कर सकते। मगर नहीं सुना गया। 5 साल वो बच्चे जेल में रहे, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया। 10 साल के मुकदमेबाजी के बाद कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये बेकसूर है। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, आप में से कई लोग जो आज इस जलसेगाह में मौजूद हैं, या फिर आपके भाई या आपके बहन या आपके रिश्तेदार अपने घर में रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और शहर में काम करते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, और उनके चेहरों को देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं। कभी ईद का दिन आ गया तो मां याद करती है अपने बेटे को, ईदगाह को जाते वक्त बाप याद करता है अपने बेटे को, आप अपने दोस्त को याद करते, अपने जवानी के किस्से कहानियों को याद करते। हिंगोली के मेरे गयूर नौजवानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारे दिलों को झंझोड़ रहा हूं, बताओ अगर 5 साल तुम अपने भाई को, अपने बहन को या अपने बाप को नहीं देखते तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती। उन बच्चों को जेल में डाल दिया गया। 5 साल की जेल के बाद जब रिहा हुए तो मैं आज चैलेंज से कह रहा हूं, ना कांग्रेस ना राष्ट्रवादी कांग्रेस इस जजमेंट का वेलकम की है, क्योंकि इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी थी कि इन्होंने इनके इख्तियार में बच्चों को जेल में डाला। क्या कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्या एटीएस के उस वक्त के चीफ रघुवंशी माफी चाहने के लिए तैयार है मालेगांव के आवाम से, उन 9 बच्चों से, उनके अफराद खानदान से? मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस, राष्ट्रवादी को और मिस्टर रघुवंशी से, क्या आप
माफी चाहने के लिए तैयार है कि आपकी गलती की वजह से, आपकी तंग नजरी की वजह से, आपकी मुसलमानों से नफरत की वजह से बच्चों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। एविडेंस तो दूर की बात, तुमने उस केस को बिगाड़ दिया। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं हिंगोली के अवाम की मौजूदगी में बीजेपी शिवसेना सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि उन बच्चों को फाइनेंशियल कंपनसेशन देना चाहिए और अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में, यूएपीए में, मकोका में यह प्रोविजन है कि जो पुलिस ऑफिसर इस तरह की गलती करता उसके खिलाफ एक्शन लेना। हम बीजेपी शिवसेना से पूछना चाहते हैं कि क्या आप रघुवंशी के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिन्होंने हिंदुस्तानियों को जेल में डाला, जिन्होंने हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर उनको बदनाम किया? कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं आएगा बोलने के लिए। दूसरा, 2008 सितंबर को शबे बारात को बम ब्लास्ट हुआ। अब मरकजी हुकूमत मिस्टर मोदी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर दुबई गए तो वहां पर जाकर तकरीर करते हुए दुबई में कहा कि देयर इज नो गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। सही कहा कि कोई अच्छा दहशतगर्द नहीं है, कोई बुरा दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द। अगर ये बात सही है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपकी डिग्री का सवाल नहीं उठा रहा हूं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास बीए की डिग्री है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने एमए किया या नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं आप तो क्वालिफाइड है ना, आप तो बीए एमए के पॉलिटिकल साइंस की आपके पास डिग्री है। हिंदुस्तान की गरीब आवाम ने आपको जमहूरियत के अजीम ओहदे पर बिठाया। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछ रहा हूं, मैं कोई आरएसएस के स्वयं सेवक से नहीं पूछ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से सवाल कर रहा हूं जिसने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अहद लिया, ओथ लिया कि तुम इंसाफ करोगे। मुझे बताओ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कर्नल पुरोहित गुड टेररिस्ट है या बैड टेररिस्ट है? कर्नल पुरोहित गुड टेररिस्ट है या बैड टेररिस्ट है? अगर पुरोहित गुड टेररिस्ट है या बैड टेररिस्ट है, इसका जवाब आप नहीं दे सकते। अब क्या किया मरकजी हुकूमत ने? मरकजी हुकूमत ने चार्जशीट फाइल कर दिया और कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और 5 लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इन पर मकोका नहीं लग सकता और कर्नल पुरोहित के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस चलेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप एमए की डिग्री आपके पास होंगी, मेरे पास थम्स अप की डिग्री जरूर है। मेरे पास कान में फूल तो नहीं है, मैं आपको इतना पढ़ावा नहीं हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं इतना नहीं पढ़ा, सही बोल। मैं खाली लंदन जाके बार की डिग्री लेके आया, ऐसा भागते हुए जाके आया। उनको उतना टाइम लगा, मैं तो जल्दी कर लिया ऐसा। ठीक है, आप साध्वी के ऊपर मकोका निकालकर क्या पैगाम दे रहे? मकोका में क्या है? अगर आप पुलिस के सामने जुर्म का इकबाल कर लिए कि एक आदमी ने मुझे कहा, मैंने उसकी बिना पर किया, हम दोनों मिलके किए, तो दोनों पे सजा होती। कन्फेशन एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल हो जाता। तो बीजेपी की सरकार ने कहा, वो क्या कहावत है उर्दू की कि ना रहे बांस ना रहे लाठी, मारा तो मकोका निकाल दिया प्रज्ञा ठाकुर और 5 के ऊपर, ताकि पुरोहित के ऊपर कोई केस ना रहे। एक ही झटके में प्रज्ञा सिंह ठाकुर निकल गई,
अब एक चंद महीनों के बाद कर्नल पुरोहित भी निकल जाएंगे। अब बताइए क्या जुल्म है ये? अगर ये बात सही है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जेलों में, हिंदुस्तान की जेलों में ऐसे कई दलित, ट्राइबल और मुसलमान बच्चे हैं जिन पर यूएपीए लगाया गया, जिन पर मकोका लगाया गया। क्या आपकी पुलिस, क्या आपकी एटीएस, क्या आपकी एनआईए दोबारा देखेगी उनको? और क्या केस है आपके सामने? जिस बच्चे का मैं जिक्र कर रहा हूं आप जानते हैं, हाफिज मुजीबुर रहमान, शोएब खान, इन पर यूएपीए लगाया। क्या महाराष्ट्र की हुकूमत बुलाकर पूछेगी विटनेसेस से? क्या मौलाना के ऊपर यूएपीए निकलेगा? क्या महाराष्ट्र की जेलों में जो बच्चे सड़ रहे हैं, कांग्रेस के इख्तियार में जिनको जेलों में डाला गया, 8-8 साल 9-9 साल से बच्चे सड़ रहे हैं, औरंगाबाद आम साल केस में बच्चे सड़ रहे हैं, क्या यह सरकार, क्या मरकज की सरकार देखेगी एविडेंस सही है या नहीं? क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है इसलिए एविडेंस नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी है तो ट्रायल पे एविडेंस लाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? आपको तो सऊदी अरब ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा अवार्ड दिया, और आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? और एनआईए क्या बोलती है कि प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई थी। मोटरसाइकिल उसके नाम पे थी मगर उन्हें नहीं चला रही थी, उनके फ्रेंड चला रहे थे। उन्होंने उसका मेंटेनेंस कर रहे थे, उन्होंने पेट्रोल डाल रहे थे, टायर पंक्चर हुआ तो उसमें हवा भर रहे थे, कहां भर रहे थे नहीं मालूम। उनको ये बोल के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निकाल दिए। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर ये सही है तो मैं आपके हाफिजे को ताजा करना चाहूंगा। थोड़ी भड़काऊ बात करूंगा जो मेरे को बदनाम करते। बोलो बुरहान साहब। पुलिस वाले सुन लो, बोले बोलते हो बोलो। नहीं बोलता था, मैं बोलता ही नहीं। क्या बोलता हूं मैं? मगर क्या हुआ, 1992 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ। उन लोगों को फांसी दी गई थी 1 साल पहले, ये थे ना नागपुर जेल में। हाँ, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? मैं नहीं बोला, पब्लिक बोली। उसमें एक लेडी थी, खातून थी, उस पर लाइफ की सजा हुई। क्या जुर्म था उसका कि उसके नाम पे एक मारुति वैन थी, उसमें हथियार निकला, AK-57 और बम निकले। तो पुलिस ने कहा कि क्योंकि गाड़ी इस औरत के नाम पर है, औरत बोल रही मेरे कहीं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, मेरे नाम पे ले लीजिए। मगर पुलिस ने कहा नहीं, गाड़ी तुम्हारे नाम पे थी इसलिए तुम भी इन्वॉल्व हो, तुमको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर ये बात सही है, कोर्ट का फैसला मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, तो फिर मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर अगर मोटरसाइकिल थी और उस मोटरसाइकिल पर बम रखकर 10 लोग मारे गए, अगर उसको छोड़ना है तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब कल टीवी चैनल वाले चलाएंगे, इन्हें बोले सब कुछ छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, कुछ नहीं
आंखें दिखाएंगे टीवी वाले, सिर्फ बोले सबको छोड़ना, सबको छोड़ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं सबका साथ सबका विकास। वो है भाई, वो कोर्ट का ऑर्डर है, मानता हूं मैं, मगर उसको अब लेना था ना। एनआईए को कहना था कि बंबई में जिन जालिमों ने बम ब्लास्ट करके मासूम हिंदुस्तानियों को मारा था, उस लेडी को इस बुनियाद पर जेल में सजा हुई कि मारुति उसके नाम पर थी। जब मारुति उसके नाम पर थी तो वो जेल में है। जिसके नाम पर मोटरसाइकिल है तो वो कैसे इनोसेंट बन जाए? ये इंसाफ है। यही तो जब हम बात करते हैं, बोलते हैं ये आ गए, ये भड़काऊ भाषण करेंगे, ये बोलेंगे, अरे मैं हक को बयान करता हूं और याद रखो मरने के बाद मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। मैं बच नहीं सकता ना इस दुनिया में, ना कब्र में, ना हशर के मैदान में। मुझे खौफ है कि कब्र में क्या होगा, मुझे खौफ है कि हशर के मैदान में रसूल अल्लाह की शफाअत नसीब होगी या नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने हक को बयान कर रहा हूं कि देखो आप, मोटरसाइकिल इनके नाम पे है तो नहीं नहीं उनको कहां चलाते, नहीं चलाने आता उनको, उनके दोस्त चला रहे थे। क्या इंसाफ है ये, क्या इंसाफ है मेरे भाई। और सबसे अफसोसनाक बात ये, सबसे अफसोसनाक बात ये है कि इस तमाम चार्जशीट के फाइल में मुझे बड़ी जहनी तकलीफ हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज हमारे सामने पुलिस वाले यहां पर खड़े होकर इंतजाम कर रहे हैं। हमारा इनसे इख्तलाफ हो सकता, इनके काम पर इख्तलाफ हो सकता, मगर इनकी ड्यूटी पर इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्दी पहनते हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए। और ऐसा एक बहादुर ऑफिसर था जिसने 2008 के बम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की, पकड़ा प्रज्ञा ठाकुर को, पुरोहित को, मेजर को, और पूरे एविडेंस को निकाला, वीडियोस को निकाला। और जब चार्जशीट 2008 के बम ब्लास्ट में डाली गई, वो 6 साल से पहली चार्जशीट आज तक जिंदा है। कोर्ट ने उसको निकाल कर नहीं फेंका, उस चार्जशीट को। इतनी सख्त चार्जशीट बनाई थी उस पुलिस ऑफिसर को। उस पुलिस ऑफिसर का नाम आप जानते? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। यकीनन उस बहादुर शहीद का नाम हेमंत करकरे था। वो हेमंत करकरे जिसके ताल्लुक से आज कहा गया कि हेमंत करकरे ने कर्नल पुरोहित के घर में ले जाकर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को रखा। अरे शर्म करो, डूब के मरो। जो लोग हेमंत करकरे के ताल्लुक से इस बात को कर रहे हैं, वो पुलिस का अहदेदार, हमने टीवी पर देखा, आपने देखा कि वो जब जालिम पाकिस्तान से घुसपैठी घुस गए थे बंबई के शहरों में, मासूम हिंदुस्तानियों को मार रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे, बीटी स्टेशन पर मारा, काबा हॉस्पिटल में मारा, होटलों में घुसकर हमारे हिंदुस्तानियों को मारा। वो हेमंत करकरे को हमने टीवी पर देखा। क्या कर रहा था हेमंत करकरे? उसके पास एक बुलेट प्रूफ वेस्ट थी। उसने आवाम के सामने, टीवी कैमरा के सामने, हेमंत करकरे ने उस बुलेट प्रूफ वेस्ट को पहना और पुलिस गाड़ी में बैठा, एक पुलिस कांस्टेबल और एक पुलिस ऑफिसर के साथ, और रवाना हो गया वो जालिम शैतान, वो शैतान की औलाद कसब से मुकाबला करने के लिए। वो कामा हॉस्पिटल को पहुंचा। जो बुलेट प्रूफ का जैकेट हेमंत करकरे पहने हुए थे, वो सिर्फ 9 mm की गोली को बर्दाश्त कर सकता था। और उस जालिम शैतान कसब के पास ऑटोमेटिक वेपन था। जैसा ही हेमंत करकरे को मालूम हुआ कि दवाखाने में ये शैतान कसब घुसकर हिंदुस्तानियों को मार रहा है, वो हेमंत करकरे अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने लोगों से कहा कि चलो हम जाके
अपने देश को बचाएंगे। मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों को जो मार रहे हैं उससे मुकाबला कर रहे हैं। वो हेमंत करकरे मौत के आगोश में चला गया और वो जालिम शैतान कसम अपनी बंदूक से उन तीनों पुलिस वालों को शहीद कर दिया। वो पुलिस वाला जिसके सामने मौत नजर आ रही थी, जो जानता था कि मेरे पास एक सर्विस रिवॉल्वर है, मेरे पीएसओ के पास एक 1940 की 302 की बंदूक है और दूसरे पुलिस वाले के पास एक वेपन है। वो ये तमाम को देखते हुए हेमंत करकरे मुल्क की मोहब्बत में, आवाम की मोहब्बत में अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अरे शर्म करो जो लोग आज हेमंत करकरे के ताल्लुक से कह रहे हैं कि हेमंत करकरे ने कर्नल पुरोहित के घर में एक्सप्लोजिव रखा। अरे जिसने अपनी मौत को देखते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, क्या वो पुलिस ऑफिसर इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता? बिल्कुल नहीं। क्या कोई कर सकता है इस हरकत? हेमंत करकरे को अशोक चक्र दिया गया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रेवरी का अवार्ड। जिसको ब्रेवरी का अवार्ड दे रहे उसको आप ये कह रहे हैं कि उसने एविडेंस को प्लांट किया। अफसोस होता, हम हेमंत करकरे को सलाम करते हैं। हेमंत करकरे को हम कभी नहीं भूलेंगे कि वो बहादुर पुलिस वाला था जिसने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द लोग थे, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उसने मजहब को नहीं देखा। उसने कहा ये लोग मेरे देश के, मेरे मुल्क के दुश्मन हैं। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया। प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को जेल में डाला और 26/11 के वाक़े में अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप तो बात बात पर देशभक्ति की बात करते हैं, आप तो हर बात राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं संघ परिवार से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल शिवसेना से कि ठीक है आप असदुद्दीन ओवैसी को गलत समझते हैं, आपकी नजर में मैं बहुत खराब हूं, मगर बताओ क्या हेमंत करकरे, मेरा सवाल आरएसएस की चड्डियां पहनने वालों से जो पार्टी की उनसे है, बताओ क्या हेमंत करकरे इस तरह की हरकत कर सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हेमंत करकरे को दोबारा मारा गया। आज हेमंत करकरे को दोबारा मारा गया। इसीलिए आज आप तमाम की मौजूदगी में, ताकि पैगाम जाए बीजेपी, संघ परिवार, शिवसेना, ये कांग्रेस को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपनी तकरीर को 1 मिनट के लिए हम तमाम खामोशी अख्तियार करेंगे। हेमंत करकरे को याद करेंगे, 26/11 के हिंदुस्तानियों को मारा गया उनको याद करेंगे, वो पुलिस कांस्टेबल को याद करेंगे जिसने अजमल कसब को, शैतान को जिंदा पकड़ा और अपनी जान की कुर्बानी दिया। उठो मेरे नौजवानों, उठो, एक मिनट के लिए खामोशी अख्तियार करो, ताकि हमारी खामोशी उन तमाम हुक्मरानों को पैगाम दे दिया जाए कि हेमंत करकरे तुम्हारे लिए मर गया होगा, हमारे लिए आज भी जिंदा। खामोशी अख्तियार करिए। तशरीफ रखिए, बैठिए। ये जो खामोशी, सुनो अभी, ये जो खामोशी 1 मिनट की थी मेरे भाई, आराम से सुनिए बाप, ये जो खामोशी 1 मिनट की थी, जो सारे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया और ऐसा नजर आ रहा था कि सन्नाटे की भी आवाज है। याद रखो हुकूमत करने वालों,
ये जो खामोशी तुमने सुनी, ये तूफान की आने से पहले की खामोशी है, याद रखना। ये जमहूरियत को बचाने की तूफान की आमद है। ये हेमंत करकरे के नाम को बचाने की तूफान उठेगी सारे मुल्क में, क्योंकि मुल्क कभी हेमंत करकरे की कुर्बानी को नहीं भूल सकता। मुल्क कभी नहीं भूल सकता हेमंत करकरे की कुर्बानी को। हम पूछना चाहते हैं कि क्या मिस्टर मोदी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या वो जितने हिंदुस्तान के जेलों में ये बच्चे पोटा में, मकोका में, यूएपीए में, असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इस बात का मुतालबा करती कि कमीशन बनाया जाए, एक रिव्यू कमेटी बनाया जाए, देखा जाए कि इन तमाम जेलों में जितने बच्चे हैं उन पर भी कन्फेशन मार कर लिया गया था, टॉर्चर करके लिया गया था। अगर प्रज्ञा ठाकुर निकल सकती है तो महाराष्ट्र की जेलों में संडे वाले गरीब मुसलमानों और दलितों और ट्राइबल के बच्चे भी निकल सकते हैं। निकलना चाहिए, ये इंसाफ का तकाजा है। मजलिस इस बात का मुतालबा करती है कि एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए और उन बच्चों को फौरन रिहा किया जाना चाहिए, उन बच्चों को फौरन रिहा करवाना चाहिए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जानता हूं कि हिंगोली में इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर या नवंबर के महीने में बल्दिया के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, शिवसेना से पूछना चाह रहा हूं, आपको इतनी हमारे से नफरत क्यों है भाई? हमारे आजम कॉलोनी, पेंशनपुरा, मस्तान शाह नगर, पूरे कारपोरेटर आपके हैं, आपको नहीं दिखता क्या इन लोगों के? मोती आ गया क्या? रोड खराब, मोरियां खराब, पानी नहीं आता, क्या कर रहे हैं आप लोग? पीने की पानी की पाइपलाइन, इसका एस्टिमेट इतना बड़ा, पानी नहीं आता और एस्टिमेट बढ़ जाता। क्या हो रहा है यहां पर? और कलमनोरी में कचरा उठाने का मामला, पीआईएल फाइल हो गई, पीआईएल फाइल हो गई। इसीलिए मेरे भाई, आज आपको और हमको आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में एक होकर आपके हिंगोली में अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर अपनी जमात को मजबूत करना है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 2 साल मिस्टर मोदी के मुकम्मल होने जा रहे। आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर पूरे टीवी पे आएगा 2 साल हो गए बीजेपी सरकार के, पूरे टीवी पर अखबारात में ये जाएगा वो जाएगा। हम प्राइम मिनिस्टर से की बात पूछना चाह रहे, मिस्टर मोदी, गुजरात के लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, पटेलों को, हरियाणा के जाटों को दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाता? महाराष्ट्र के मुसलमानों को बॉम्बे की हाई कोर्ट ने यह कहा कि रिजर्वेशन दो, बॉम्बे की हाई कोर्ट ने कहा तालीम में दो, बॉम्बे की हाई कोर्ट ने कहा अंग्रेजी में ऑर्डर पड़वा टू ब्रिंग द मुस्लिम्स इनटू द सेक्युलर पॉलिटी ऑफ दिस नेशन, reservations to 50 subcaste of Muslims in Maharashtra in education should be given. मगर आपकी हुकूमत नहीं देती, पटेलों को दे रही है। गुजरात में जो पुलिस वालों को मारे, बसों को जलाए, घरों को मारे, तशद्दुद हुआ, आपने पटेलों को मारा, एक पटेल मर गया पुलिस कस्टडी में। जाटों ने एहतजाज किया हरियाणा में, रोहतक को लूट लिया, शोरूमों को लूट लिया। हद तो यह है कि हरियाणा में जो जाट का आंदोलन चला, उन्होंने पुलिस का जो आर्मरी थी, जहां पर पुलिस वाले अपना हथियार रखे वो लेके भागे। अगर असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक लंबा चौड़ा एक मुसलमान बच्चा अगर पुलिस स्टेशन के सामने से रात के 11 बजे 2 राउंड मार के
मोटरसाइकिल पे स्टैंड आके खाली ऐसा घूरते हुए देखा तो पुलिस आके बोलती किधर ससुराल समझा आ घर को, या उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते, अच्छी उसकी खुशामद करते। मगर जाटों ने पुलिस का हथियार, बंदूक, गोली लूट के चले गए। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने एक पत्थर नहीं उठाया। मिस्टर फडणवीस, महाराष्ट्र के गरीब मुसलमान जिनकी आंखों में आंसू हैं, महाराष्ट्र के मुसलमान नौजवानों में उम्मीद है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बच्चा पूना में IAS का इम्तिहान पास किया, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने मुझे याद दिलाया, वो बच्चा जो गरीब मुसलमान खानदान से उसका ताल्लुक था, जिसका वालिद ऑटो वाला था, क्या नाम था उसका? अंसार। पूना में पढ़ने को गया बच्चा, जब वो अपना नाम बोलता मुसलमान तो कोई उसको इजाजत नहीं देता, तो उसने अपना नाम शुभम रख दिया। मेरे भाई, आप मुझको गाली देते कि मैं नारा क्यों नहीं लगाया। मैं इन्हीं बच्चों की जबान की तर्जुमानी करता हूं। अरे हुकूमत की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों, तुमको मेरी जबान अगर कड़वी नजर आती है तो तुम्हारे जुल्म की वजह से मेरी जबान कड़वी हो गई, तुम्हारे नाइंसाफी की वजह से मेरी जबान इस तरह की हो गई। तुम इंसाफ करके अगर पूना में मुसलमान बच्चा ये बोलता कि हाँ मैंने अपना नाम मुसलमान ही रखकर पढ़ा और मुझे कामयाबी मिली, मगर वो बच्चा तरक्की करना चाहता था, उसमें टैलेंट था, उसमें कुव्वत इरादा था, विल पावर था, मगर क्या सामने आ रहा था? नाम देखकर उसको पीछे ढकेला जा रहा था। आज हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं, अफसोस होता है कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते, हमारे बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते, हमारे बच्चियां डॉक्टर बनना चाहते, हमारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहते, टीचर बनना चाहते, लॉयर्स बनना चाहते, महाराष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना चाहते, मगर बीजेपी, शिवसेना की सरकार हमको इन तमाम तरक्याती मौकों से दूर रख रही। जाटों को दे दिए, वायलेंस क्या जाटों को दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। पटेलों ने एहतजाज किया तो डर कर पटेलों के डर को दे दिया, राजस्थान में दे दिया। अरे हम मुसलमानों को क्यों नहीं देते? आप 2 साल आपके तकमील हो रहे हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दो हमको रिजर्वेशन। बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर है मिस्टर फडणवीस, अगर आप सबका साथ सबका विकास को मानते हैं, अगर आप इंसाफ पसंद है तो मुसलमानों को 2 रिजर्वेशन, मुसलमानों को महाराष्ट्र में तालीम में रिजर्वेशन दो और देखो कि महाराष्ट्र और अच्छा हो जाएगा, महाराष्ट्र और मजबूत होगा। हिंदुस्तान की 14% आबादी को आप नाइंसाफी करके, जुल्म करके हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता। चाइना से मुकाबला करना है तो मुसलमानों को साथ लो, सुपर पावर बनना है तो मुसलमानों को पावरफुल करो, इकोनॉमी को अच्छा करना है तो मुसलमानों को इकोनॉमिस्ट बनाओ, चांद पर जाना है तो मुसलमानों को तालीम के मौके दो ताकि हमारे बच्चे साइंटिस्ट बनकर इस मुल्क में और 4 चांद लगाते। मगर महाराष्ट्र में हमको नहीं दिया जा रहा। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 70 साल से एक पार्टी को वोट दे रहे हैं, उस पार्टी ने हमारा क्या किया? कुछ नहीं किया तो आदर्श का स्कैम किया, कुछ नहीं किया तो जेलों में हमारे बच्चों को डाल दिया, कुछ नहीं किया तो बम ब्लास्ट में झूठे इल्जामात में जेल में डाल दिया। जब आप उनको वोट दे सकते हैं तो क्या आप अपने भाई को, अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे? क्या आप मजलिस को मजबूत नहीं करेंगे? मैं आपसे क्या अपील कर रहा हूं, मैं अपने आप को लीडर नहीं बनाना चाहता मेरे भाई, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। आप लीडर बनिए, आप
आप क़यादत मजबूत करिए, हम आपके पीछे भागेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप लीडर बने। जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूं कि अपनी पार्टी को मजबूत करो। यकीनन फिरका परस्ती से मुकाबला करते आए, मगर फिरका परस्ती से मुकाबला करने का मतलब ये नहीं है कि हम पैदा हुए सिर्फ इनका साथ देने के लिए। हम पैदा हुए तो अल्लाह की गुलामी करने के लिए। हम पैदा नहीं हुए ये कांग्रेस राष्ट्रवादी की गुलामी करने के लिए। हम पैदा नहीं हुए कि मोदी और आरएसएस से डर कर खामोश बैठ जाएं। ये मुल्क आपका है, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क सबका है। एक होकर अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करके अपने इत्तेहाद और मिली शऊर का साथ दीजिए। और आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हिंगोली में जब दोबारा जलसा होगा तो मैं नहीं आऊंगा, अकबर आऊंगा।